हेलो, गुड इवनिंग। ये जो अपनी सीरीज चल रही थी ये चल रही थी पीआरटी लेवल 1 है। और इसमें मैथ का सॉल्यूशन भाई पीछे के जितने पेपर हुए हैं एचटेट के उनमें जो मैथ का सॉल्यूशन है वो कर रहे थे। इससे पहले हमने 17 के कर लिए हैं, 18 में हुए नहीं, 19 के 2 पेपर है वो कर लिए हैं और 20 का पेपर कर लिया है। और आज जो पेपर करने वाले हैं वो है दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ है वो कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न आए हैं मैथ के उन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से। अब साधारण सरल ब्याज दे रखा है भाई, साधारण ब्याज 8 वर्ष में समय का दुगुना हो जाएगा। अब रेट परसेंट निकालनी है। मान लीजिए कोई धन 100 था, ठीक है 100, ये प्रिंसिपल मान लिया भाई, प्रिंसिपल कितना था 100 था। तो ये बोल रहा है ये धन है ना 8 वर्ष में, टाइम दे दिया कितने वर्ष है 8 वर्ष दे दिया। और ये बोल रहा है रेट परसेंट निकालनी है। क्या निकालनी है? रेट परसेंट, दर प्रतिशत जो है वो ज्ञात करनी है। ये बोल रहा है ये धन है ना, ये धन है अब समय का दुगुना हो जाएगा, मतलब 100 लिए है ना आपने, तो 100 लिए तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ ब्याज कितना लगेगा? फिर 100 रुपये धन था और 200 बन गया तो कितना ब्याज लगेगा 100। तो ये रेट परसेंट निकालनी है। अब साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है ना वो होता है SI, साधारण ब्याज बराबर है PRT बटे कितना आ जाएगा 100। और R की वैल्यू निकालनी है तो SI तो आ जाएगा 100, प्रिंसिपल की वैल्यू 100, रेट निकालना है और टाइम की वैल्यू 8 और बटे में कितना आ जाएगा 100। 100 से तो 100 काट देंगे। यहाँ R की वैल्यू कितनी आएगी? R की वैल्यू आएगी 100 बटे 8 और 100 बटे 8 होती है कितनी 12.5%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 12.5%। एक व्यक्ति 400 आम क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है। 400 आम, ये बोले व्यक्ति ने 400 आम खरीदे और उनके जो क्रय मूल्य है ना उन पे कितने आम बेच दिए 320 आम बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब एक आम का तो रेट नहीं बताना, नहीं पता तो एक आम का रेट क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस CP मान लिया। और कितने आम थे उसके पास है 400 खरीदे और उसने बेच दिया, बेचने का नहीं पता कितने में बेचा है तो SP मान लेंगे। और SP कितना आ जाएगा? फिर कितने आम बेचे 320 बेच दिए। ये बोल रहे लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ ये न्यूमेरिक वैल्यू तो एक तरफ रख लो और अल्फाबेट एक तरफ कर लो। तो SP के बटे में कितना आएगा CP और उस साइड रहेगा 320 और बटे में कितना आ जाएगा 400। CP का मतलब होता है भी क्रय मूल्य खरीदना, मतलब 320 में खरीदे और SP बेच दिए कितने में 400 में। अब 320 का खरीद के 400 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो जाएगा 80 का। और जो लाभ और हानि प्रतिशत होती है ना वो होती है हमेशा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य इसका कितना आया 320, 80 का लाभ हुआ कितने पे 320 पे और प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या आ जाएगा 100 काटेंगे कितना 4, 4 से काटेंगे कितना परसेंट आ जाएगा तो 25% का लाभ होगा। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए जो है ना वो कार्य को 24 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता होती है भाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दे दी इसने, एफिशिएंसी दे दी, बंदे दिए हैं 2, एक तो दिया है ए और एक दिया है बी। और एफिशिएंसी कार्य क्षमता होती है एक दिन, 1 घंटे, 1 मिनट या 1 सेकंड में किया गया काम ही क्या होती है एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। ए से 60% अधिक है। ये बोले जो बी की एफिशिएंसी है ना वो ए से 60% है। मैं मान लेता हूँ ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की एफिशिएंसी है ना वो 60% ज़्यादा है। ए से 60% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी 160% हो जाएगी। इसकी 100% बने तो परसेंट से परसेंट काट देना, 1 0 से 1 0 काट देना, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 5 है ना तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। मतलब ए अगर एक दिन में 5 काम करता है ना तो बी एक दिन में कितने काम करता है 8 काम। इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। भी एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में किया गया काम ये एफिशिएंसी है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है और ए एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में कितने काम करता है 5 काम और पूरा काम 24 दिन में कर देता है। तो 24 दिन में कितने काम करेगा 5 गुणा 24, टोटल काम इतना कर देगा। ये बोल रहा है तो उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे, उसी कार्य को मतलब टोटल कार्य आ गया अपने पास कितना 5 गुणा 24। अब बी से करवाना है तो बी एक दिन में 8 काम करता है और इतना टोटल काम है तो बटे क्या कर देंगे 8, तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा
3 5 15 दिन में कर देगा। किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 30%, 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट बदलाव हुआ। ये प्रश्न भाई हर पेपर में आ रहा है, हर पेपर में। जब भी आपको ऐसा हो भी कोई चीज़ बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए या दोनों चीज़ बढ़ा दी जाए या दोनों घटा दी जाए, तो एक ही फार्मूला याद रखना है आपको, x प्लस है वाई प्लस है एक्स वाई बटे कितना आ जाएगा 100। अब लंबाई तो बढ़ाई है 30%, तो x की वैल्यू 30%, अगर घटाता तो माइनस लेते, y की वैल्यू आ जाएगी 20%, बढ़ाई है तो प्लस के 20, तो x की वैल्यू 30 गुणा 20 और बटे कितना आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 30 और 20 50 और 3 दूनी 6, 50 और 6 कितना आ जाएगा 56%। तो अब क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा फिर 56% बढ़ेगा। ये प्रश्न बढ़िया है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल a दिया है, कोई वृत्त है और उसका क्षेत्रफल दे दिया a। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर है स्क्वायर, तथा परिधि सी दी है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और ये बोला जो परिधि दी है ना वो सी दी है, तो परिधि किसके बराबर हो जाएगी, फिर सी के बराबर हो जाएगी। तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब इन दोनों का रिलेशन बताना है भाई। अब इन दोनों का रिलेशन बताना है तो ऑप्शन पे जाना। ऑप्शन में एक तो दे रखा है आर, एक दे रखा है सी और एक दे रखा है ए। सभी ऑप्शन में यही दे रखा है आर सी ए, आर सी ए, आर सी ए, यही दे रखा है सब ऑप्शन में। अब सब ऑप्शन में दे रखा है ना, तो ए भी आना चाहिए, सी भी आना चाहिए, आर भी आना चाहिए। तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ ए की वैल्यू पाई आर है स्क्वायर है, अगर मैं इसको आर से गुणा कर दूं और आर से ही भाग कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आर से गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला तो पाई आर स्क्वायर नहीं हो गया क्या, तो और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो इसको लिख देंगे सी बराबर है 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए और बटे में ये क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। आर इस साइड लेके आएंगे तो आर सी बराबर कितना हो जाएगा 2a, आर सी बराबर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो आर सी बराबर 2a, ये बीच में बराबर का साइन है भाई, ये बीच में बराबर का साइन है। ऑप्शन में आप देखोगे तो आर सी बराबर कितना है 2a, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा आर सी 2a। या फिर एक ऑप्शन ये दे रखा है भाई, अगर ये माइनस का है ना, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, अगर ये माइनस का है ना तो ऐसे भी हो जाएगा, सी के बटे में तो कितना आ जाएगा a और बराबर कितना आ जाएगा 2 के बटे में r। अब 2 के बटे में r, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, ये बराबर में ही है भाई, देख लेना, ये बराबर में, ये ऑप्शन ये है आर सी बराबर कितना आ जाएगा 2a, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। 5/6, 10/18, 25/36 का मैं सह पे क्या होगा, महत्तम समावर्तक निकालना है। अब महत्तम समावर्तक, जब भी भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालना है ना, मतलब एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर तो एचसीएफ निकालना है और नीचे क्या निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे दे। अब तीनों संख्याओं को भाग दे दे तो ऊपर एचसीएफ तो कितना आ जाएगा 5, और एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है बड़ी से छोटी से छोटी संख्या जिसको ये तीनों संख्याएं भाग दे दे, मतलब एक ऐसी संख्या जिसको 6 भाग कर दे, 18 भाग कर दे, 36 भाग कर दे, तो कितना आ जाएगा 36, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5/36। यदि x बराबर है, ये पूरा देख लेना भाई, ये सारा पूरा का पूरे के ऊपर वर्गमूल है, और ये 36 वाला है ना, ये इस पूरे के ऊपर वर्गमूल है, पूरी संख्या ये है। तो ये पीछे से सोल्व करते हैं, तो 169 का वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 13 इसमें ऐड होगा और 49 बनेगा, और इस 49 का भी वर्गमूल निकालना है। 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 इसमें ऐड होगा। अब 7 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3025, और इसका क्या निकालना है वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालना है तो 25 का तो 5 लिख देंगे। अब 30 है, 30 को देखेंगे किसकी गुणा है, एक के अंतराल पे देखना है भी किसकी गुणा है, तो 5 और 6 की गुणा है, तो 5 वाला छोटा वाला लिख देंगे, कितना आ जाएगा 55। तो 30 25 का वर्गमूल आएगा भाई 55। जोड़ करना है भाई 0.7, इस बार का मतलब ये होता है भी ये संख्या बार बार यही रिपीट होगी, तो या 2 बार लिख देंगे 0.7 0.7। अब जोड़ करना है 0.6,
अब 0.6 के ऊपर बार है तो 2 बार लिख देंगे, अपनी मर्जी से 2 बार लिख दिया अभी 6 आगे ये 6 ही चलता जाएगा, ये साथ साथ चलेगा। इन दोनों को तो जोड़ना है और घटाना है, इनमें से 0.55। अब 0.55 घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएंगे 8, 13 में से 5 जाएंगे 8, तो ये 0.88 मतलब आगे 8 आएगा। जब इसको रोकना होना तो ये लिख देंगे 0.8 पे बार। अब 0.8 पे बार तो दे नहीं रखा इसमें, तो क्या करेंगे 0.8 पे बार पूरी संख्या लिखेंगे 8, और जिस पे बार होता है ना, अब एक अंक पे बार है तो एक 9 लगा देंगे, तो कितना उत्तर आ जाएगा फिर 8/9। गुणनफल में इकाई का अंक बताना है, इनकी गुणनफल है। जब भी गुणनफल आई ना इकाई का अंक पूछ ले तो यहाँ देख लेना 5 आ गया। जब भी 5 आ जाए और 5 के साथ कोई इवन नंबर आ जाए, मतलब सम संख्या आ जाए। अब 5 के साथ अगर सम संख्या आ जाए ना तो इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। अब 5 के साथ ये रही सम संख्या, ये रही सम संख्या, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। और कोई भी सम संख्या ना आए ना 5 के साथ तो इकाई का अंक हमेशा 5 रहता है। एक रेलगाड़ी जो 700 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वह गुफा को 1 मिनट में पार करती है, एक कोई गुफा को पार कर रही है और रेलगाड़ी जब गुफा को पार करती है रेलगाड़ी तो दूरी कितनी चलेगी, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस में गुफा की जितनी लंबाई है वो, और पार कर रही है 1 मिनट में। ये बोला गुफा की लंबाई बताओ, तो डिस्टेंस पहले तो डिस्टेंस देख लेंगे, डिस्टेंस कितनी चलेगी, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई 700 और प्लस में गुफा की लंबाई पता नहीं है तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। और ये मीटर दे रखा है भाई, क्या दे रखा है मीटर दे रखा है, और ये दे रखी है स्पीड कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 1 मिनट में टाइम दे रखा है, कितने मिनट में पार करती है 1 मिनट में, यहाँ सेकंड आ गया तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दे रखा है एक तो 700 और प्लस में x की वैल्यू निकालनी है, स्पीड दे रखी है 72 गुणा 5/18 और टाइम दे रखा है कितने सेकंड 60 सेकंड। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 पंजे 20, 20 और 60 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। मतलब 700 प्लस x की वैल्यू 1200 आई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 500। तो गुफा की जो लंबाई है वो कितने मीटर है 500 मीटर है। यदि 2 की पावर 2x माइनस 3 बराबर है 1/8 की पावर x माइनस 4 हो तो मान बताओ। अब यहाँ 2 दे रखा है, 2 की पावर कितनी दे रखी है 2x माइनस 3 दे रखी है। जब भी बटे में होना एक चीज तो यह ध्यान में रखना, भी बटे में होना जब पावर अपने है ना, पावर जो बटा खत्म करते हैं ना, पावर अगर बटे में है 1/8 और इसकी पावर मान लो 1 दे रखी है, जब भी ये रकम पलटती है ना 8 तो पावर माइनस हो जाती है, फिर -1 हो जाएगी। पहले तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई, पहले इसको सोल्व कर लेंगे तो 1/8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 होता है तो इसकी पावर दे रखी है कितनी x माइनस 4। अब 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये 3x माइनस 12 आ जाएगा, 3x माइनस 12 आ जाएगा। और यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 1/2 है। जब बेस सेम करेंगे ना, बेस सेम करेंगे तो अंदर वाली रकम पलटेंगे ना तो पावर क्या हो जाती है फिर माइनस हो जाती है, 3x माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ भी बेस कितना है 2 है और यहाँ भी बेस कितना है 2 है। जब बेस बराबर हो, बेस सेम हो और बराबर में हो तो पावर भी बराबर होती है, तो पावर हो जाएगी 2x माइनस 3 और बराबर हो जाएगा -3x माइनस 12। माइनस से इसकी गुणा करेंगे तो -3x और माइनस की गुणा प्लस कितना आ जाएगा 12। यहाँ 3x इस साइड जाएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का होगा, ये कितना हो जाएगा प्लस के 5x। ये जो अपने हैं 3, ये माइनस का 3 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 होगा, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 3 आ जाएगी। ये दे रखा है यदि a गुणा b बराबर है a प्लस में b प्लस ए बी हो तो 8 गुणा 7 माइनस 7 माइनस 5 गुणा 6 का मान बताना है। अब a गुणा b क्या दे रखा है, a गुणा b दे रखा है a प्लस में b प्लस में b, तो a गुणा b दे रखा है, यहाँ पे 8 गुणा 7 का मान निकालना है। 8 गुणा 7 का मतलब 8 को तो a मान लेंगे और 7 को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो a गुणा b क्या लिखेंगे फिर
ए प्लस में, तो ए मानना है किसको माना है, ए 8 को, तो यहाँ 8 रख देंगे, प्लस में बी किसको माना है 7 माना है, तो यहाँ 8 गुना कितना लिख देंगे 7, तो कितना आ जाएगा 8 7 है 56, 56 तो ये आ जाएगा, ठीक है। और 56 में 8 और 7 15 जोड़ देंगे, 56 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। मतलब इस पहले का उत्तर कितना है 61, और इसके माइनस में दे रखा है क्या 5 गुना 6। अब 5 को तो ए मान लेंगे और 6 को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। अब इस वैल्यू में पुट करेंगे तो 5 को तो माना है ए और 6 माना है बी को, तो 5 प्लस में 6 प्लस 5 गुना कितना आ जाएगा 6, 30, 30 और 11 कितना आ जाएगा 41, 5 के 30, 30 और 11 कितना आ जाएगा फिर 41 आ जाएगा। और 8 और 7 है 15 और 8 और 7 56, ये 71 आ जाएगा। अभी पहले का कितना आएगा 71 आ जाएगा, तो 71 में से 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फिर 30 आ जाएगा। 30 इस सवाल का क्या है राइट आंसर है। ये प्रश्न बढ़िया है भाई, यहाँ दे रखा है y प्लस 1/z बराबर है y प्लस 1/z बराबर दे रखा है क्या 1 दे रखा है। इस सारी इक्वेशन को z से गुणा कर दो, z से गुणा क्यों किया है क्योंकि ये खत्म करना है z, इसको z से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा yz, प्लस में इसको z से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बराबर 1 की z के साथ गुणा करेंगे तो z आ जाएगा। अब दूसरा दे रखा है x प्लस 1/y बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो इस सारी इक्वेशन को y से गुणा कर दो। अब y से गुणा करेंगे तो x y आ जाएगा, प्लस में y से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बराबर y से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा y। ये बोल रहा है x y z का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x y z का मान निकालना है। अब इन दोनों इक्वेशन में से अपने पास यहाँ देख लो या तो y z है तो किसकी कमी है x की कमी है, यहाँ देखेंगे तो x y है किसकी कमी है z की कमी है। तो कोई भी इक्वेशन उठाना भाई, यहाँ x की कमी है तो पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर देना, यहाँ z की कमी है तो पूरी इक्वेशन को z से गुणा कर देना। जो मर्जी इक्वेशन उठाना दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं मान लो ये इक्वेशन उठाता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को z से गुणा करूँ तो x y z, और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा फिर z, और बराबर कितना आ जाएगा y z, बराबर कितना आ जाएगा y z। यहाँ पे जो y z की वैल्यू है ना वो यहाँ से निकाल लेना, y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर y z बराबर है z माइनस है 1, यहाँ से y z की वैल्यू आ जाएगी और y z की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो x है y z प्लस में z बराबर y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी z माइनस है 1। ये z इस साइड जाएगा तो घटेगा, घटेगा तो z से तो z घटेगा, तो खाली रहेगा अपने पास x y z, और आगे कितना रहेगा -1, तो x y z की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। थर्ड इंडिसेस का प्रश्न है भाई, किसी संख्या के 1/3 के, कोई संख्या हमें नहीं पता x मान ली, अब x मान ली तो संख्या का 1/3 तो x गुणा 1/3 हो जाएगा, 1/3 के 4/3, इसका भी कितना लेना है 4/3 लेना है, का कितना 1/5 भाग, इसका भी 1/5 भाग लेना है, और कितना दे रखा है 24 दे रखा है। अब 4 से तो ये काट देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा तो इसकी गुणा होगी इस साइड जाके, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 5 30, तो ये हो गया, और 30 और 9 की गुणा कितना आ जाएगा फिर x की वैल्यू 270। ये बोल रहा है संख्या का 20% है, संख्या का 20% बताना है। अब इसका 20% बताना है तो 20% बताएंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे क्या लगा देंगे 100, काटेंगे कितना आ जाएगा 27 दूनी 20% बताना है तो 27 दूनी 54। किसी संख्या के 1/3 के 3/4, ओह सॉरी भाई 3/4 दे रखा है, कोई संख्या है उसका 1/3 का कितना बटे 4 दे रखा है 3/1/3, तो ये आ गया ना, ये 4/3 कर दिया। कोई संख्या x मान ली, संख्या के 1/3 का 1/3 मान लिया, 1/3 का 3/4, तो 3/4 का 1/5, 1/5 कितना दे रखा है 24 दे रखा है, तो 3 से तो 3 काट देंगे, और 3 से 3 काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 5 20, और 20 की गुणा 24 के साथ करनी है तो 24 दूनी 48, 480 आ जाएगा। इस संख्या है ना, इस संख्या का 20% निकालना है, तो इस संख्या का 20% तो ये आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 48 दूनी कितना आ जाएगा फिर 96। यदि एक संख्या 8 की पावर 10 गुणा 9 की पावर 7 गुणा 7 के रूप में दी गई है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अब अभाज्य गुणनखंड जब भी बताने हो ना
तो संख्या भी सारी की सारी अभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पे 8 की पावर 10 दे रखी है, तो 8 तो अभाज्य नहीं है ना, तो 8 को अभाज्य कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, फिर 10 दे रखी है, 2 की पावर 3 8 ही होता है। आगे गुणा में दे रखा है 3 की पावर 7, 9 की पावर 7। अब 9 तो अभाज्य नहीं है ना, तो 9 को अभाज्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना लिख देंगे, गुणा 7। अब 7 तो अभाज्य, तो लिख देंगे 7 की पावर 8। जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे ना, तो ये सारे के सारे जोड़ देना। 30 और 14, 30 और 14 कितने हो जाएंगे, 44, 44 और 8, 44 और 8 कितने हो जाएंगे, फिर 52। 12, 15, 18 से विभाजित होने वाला सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 12 से कट जाए, 15 से कट जाए, 18 से कट जाए। अब 12 के फैक्टर कर लो भाई। 12 में क्या क्या होता है, 12 के फैक्टर को प्राइम फैक्टर करने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो 3 गुणा 4। अब जो भी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी, वो किससे भाग हो जाएगी, 12 से। अब 3 से भाग देख लो, 403 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 3 से भाग हो रहा है, 5 और 2 7, ये 3 से भाग नहीं हो रहा, 6 और 1 7, ये 3 से भाग नहीं हो रहा, तो यही आंसर है 900। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और 20 तक स्क्वायर, ये स्क्वायर निकालने हैं भाई, ठीक है, और इनका ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याओं का वर्ग कर रखा है, और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है भाई n/6 2n + 1 इंटू n + 1, और n होता है कुल संख्याएं। ये फार्मूला तभी लगेगा जब प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो। ये कहाँ से स्टार्ट है, 11 से, तो अपनी मर्जी से स्टार्ट कर लेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐड कर देंगे। इसमें कितने का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब 1 से लेके 20 तक है स्क्वायर हो गए प्राकृत संख्या, इनका योग निकालना है। तो 1 से 20 तक तो 20 संख्याएं होगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20/6, और यहाँ 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। गुणा में यहाँ 20 रखेंगे, 20 और 1 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये तो योग वो आएगा भाई जो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, लेकिन योग बताना है कहाँ से, 11 से। तो अपनी मर्जी से क्या ऐड किया, 1 से लेके 10 तक, ये वापस माइनस कर देंगे। ये वापस माइनस कर देंगे मतलब 1 से 10 संख्याओं का, तो यही फार्मूला लगेगा। इस बार n की वैल्यू 10 आ जाएगी क्योंकि 10 संख्याओं का माइनस करना है। तो 10/6, 10 दूनी 20 और 1 कितना आ जाएगा, 21, 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11। इसका आंसर निकालना है। अब आंसर निकालेंगे तो ये देखो भाई, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये पहले 7 की गुणा कर लो, 7 एकम 7, और 7 चौक कितना होता है 28, और पीछे कितने जीरो, 1 0। तो इनका तो योग 1 से लेके 20 तक संख्याओं का योग तो आएगा कितना, 2870। अब इसमें से घटा देंगे, ये 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, और 3 से काटेंगे 2, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 11 और 5 की गुणा कर लेना, या फिर 11 और 7 की गुणा कर लेना 77, और इसकी गुणा करनी है 5 के साथ। तो 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये घटाना है भी वापस इसमें से, 5 7 35, और 5 7 35, और 3 कितना आ जाएगा 38। ये घटा देंगे वापस माइनस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 8, 85, ठीक है। यहाँ 1 कम हो जाएगा तो 7 में से जाएंगे तो 4, 2485। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2485। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या होता है, को प्राइम होता है, और को प्राइम सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना होना वो को प्राइम होता है। अब 7 में तो 7 कॉमन आ गया ना, तो ये उत्तर नहीं है। 8 52 में 2 कॉमन रहा, 4 कॉमन रहा, तो ये भी नहीं है, कॉमन नहीं होना चाहिए भी, वही सहअभाज्य होगी। 13 91 में तो 13 7 91 होता है, 13 कॉमन रहा, तो ये नहीं है। इन 17 और 25 दोनों संख्याओं में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है, सहअभाज्य संख्याएं। 12 टिकटों को 1 से 12 तक क्रमांकित किया गया है, उनमें से एक टिकट को यादृच्छा चयन किया जाए तो टिकट पर अंकित संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की क्या प्रायिकता है। क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता का प्रश्न है अभी ये। और प्रायिकता का प्रश्न जब भी आए ना, तो प्रायिकता में 2 चीजें काम करती है। एक तो काम करता है और, ठीक है, एक होता है या अथवा। जब भी या अथवा है ना प्रायिकता में, तो इसका मतलब तो जोड़ होता है। और तथा वह ये शब्द है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है।
ठीक है। अब प्रायिकता का ये प्रश्न दे रखा है, ये बोला भी कोई टिकट है उसमें 1 से 12 तक है अंकित है, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये अंकित है। ये बोला है इनमें से है ना एक टिकट का चयन करना है, और टिकट ये बोला है 2 या 3 होने के गुणज, 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता बतानी है। मान लो पहले मैंने टिकट का चयन किया और मैं टिकट का चयन करूंगा और सारे 2 के गुणज निकालूं, तो 2 के गुणज निकालूंगा, एक तो 2 हो जाएगा 2 का गुणज, एक कितना हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा 6, और एक कितना हो जाएगा 8, और एक कितना हो जाएगा 10, और एक कितना हो जाएगा 12। तो 2 के गुणज ये ही आ सकते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो ये कितने हो गए, 2 के गुणज 6 हो गए। तो मतलब 2 के गुणज निकालूं तो 6 टिकट निकल सकती है, 1 से लेके कितने तक है 12 तक। टोटल टिकट कितनी है 12 है। ये बोल रहा है बीच में या आ गया, तो या का मतलब हमेशा क्या होता है प्लस हो रहा है। ये बोल रहा है भी 2 या 3 के गुणज और हो सकते हैं। अब 3 के गुणज हो तो 3 के गुणज निकालूंगा तो एक तो 3 आ जाएगा, और एक 3 का गुणज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी 3 का गुणज कितना होता है 6, लेकिन ये 6 तो इसमें 2 के गुणज वाले में निकाल लिया बाहर, तो 6 को तो नहीं ले सकते। एक 3 का गुणज कितना आ जाएगा, फिर एक तो 3 का गुणज 1 आ गया, और एक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 का गुणज कौन आएगा 12, लेकिन 12 मैं ऐसे नहीं ले सकता क्योंकि ये 12 है ना, इस 6 में मैंने निकाल लिया बाहर, तो ये तो निकाल लिया बाहर 12 नंबर वाली टिकट। तो बाकी टिकट कितनी रहेगी फिर 3 के गुणज में, एक तो 3 और एक 9, 2 ही टिकट रही है, तो 2, और टोटल कितनी टिकट है फिर टोटल 12 टिकट है। तो इनको जोड़ेंगे तो नीचे तो आ जाएगा कितना 12, और 6 और 2 कितना हो जाएंगे 8, 4 से इसको काटेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3। तो 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता कितनी होगी 2 बटे 3। 20 नंबर सवाल, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है भाई, गोले का पृष्ठीय बोले या संपूर्ण बोले, गोले के दोनों क्षेत्रफल एक ही होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर और दे रखा है कितना 616। त्रिज्या क्या होगी, अब त्रिज्या बतानी है तो आर की वैल्यू बतानी है। अब आर की वैल्यू बतानी है ना, तो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे फिर 22/7, तो लिख देंगे 22/7। पहले तो 4 से काट लो, 4 से काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4 पंजा 20 और 4 चक्कर 16। 22 से काट लो, 22 से काटेंगे तो आएगा 7। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 7 और ये गुणा में कितना 7। अब 7 और 7 की गुणा 49 और स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल बनेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 7 सेंटीमीटर। रमेश ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 में बेचा, उसे एक पर 8% का लाभ और दूसरे पर 8% की हानि हुई, तो इस सौदे में हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताना है। जब बेच दिया भाई, जब कभी एक पे लाभ हो एक पे हानि हो, या दोनों पे लाभ हो या दोनों पे हानि हो, और परसेंटेज में उत्तर पूछे तो एक ही फार्मूला काम करता है भाई, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई वाई बटे 100। अब एक पे तो 8% का लाभ हुआ तो x की वैल्यू तो ले लेंगे प्लस के 8%, ठीक है। और ये बोले दूसरे सौदे पर 8% हानि हुई, तो हानि का मतलब माइनस, तो y की वैल्यू ले लेंगे माइनस है 8%, तो ये x की वैल्यू तो +8 और y की वैल्यू -8, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 8 से तो 8 कट जाएगा, 8 और 8 की गुणा कितनी होती है भाई 64 होती है, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बटे में 100 है तो इसका पॉइंट लगा दो भाई 0.64%। अब 0.64% यहाँ माइनस आ गया ना, तो माइनस का मतलब हानि होगी, तो 0.64% की क्या हो जाएगी फिर उसको हानि हो जाएगी। ये x प्लस वाई बटे एक्स वाई बाई 100 पे, ये जो हर पेपर में है ना 2 या 3 प्रश्न आ रहे हैं भाई, एक तो ये आ रहे हैं x प्लस वाई वाले, और एक आ रहे हैं जो पॉलीगन वाले बहुभुज वाले। अब बहुभुज वाले है ना 4-5 फार्मूले हैं वही याद करने हैं, और बहुभुज वाले है ना वो प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आ रहा है भाई, और सब में आया है अंतः कोण का। बहुभुज में कौन से कोण का है, अंतः कोण का है। ये आ गया भाई, एक समूह बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री का हो तो बहुभुज में भुजाओं की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। अब ये बहुभुज वाले है ना भाई, सारे फार्मूले में बता रहा हूं क्या होता है। एक तो होता है कोई भी पॉलीगन दे देना, बहुभुज को पॉलीगन बोलते हैं भाई, पॉलीगन। पहला फार्मूला होता है बाह्य कोणों का योग, बाह्य
कोणों का योग, और हमेशा बाह्य कोणों का योग होता है कितने डिग्री, 360 डिग्री। अब इसके बाद में आता है भी प्रत्येक बाह्य कोण निकालें। कोई भी पॉलीगन है, बहुभुज है, प्रत्येक बाह्य कोण है अगर निकालें प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण जो निकालें उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग, और बटे n कर देंगे। n होता है कुल भुजाएं। भुजाएं कितनी है, n का मतलब क्या है यहाँ पे भी कितनी भुजाएं हैं उस पॉलीगन बहुभुज में, कितनी भुजाएं हैं। दो फार्मूले तो ये हो गए। तीसरा फार्मूला होता है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। अब अंतः कोणों का योग होता है भी n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर प्रत्येक अंतः कोण निकाले ना, प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण निकाले ना, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है n-2 बटे 180 डिग्री, और जितनी भुजाएं होती है उससे भाग कर देंगे तो बटे n। चार फार्मूले तो ये हो गए भाई। अब तक जितने प्रश्न आए हैं ना, जैसे 17 में देख लिया, 19 में 2 देख लिए, 20 में देख लिया, और ये 21 का है, तो इसमें अंतः कोणों का है। सब में प्रश्न किसका है, अंतः कोणों का है। ठीक है, तो चार फार्मूले तो ये हो गए। एक पांचवा होता है भाई जो बाह्य कोण है ना, प्रत्येक बाह्य कोण है और प्रत्येक जो अंतः कोण होता है ना, अंतः कोण है, इनका योग होता है कितने डिग्री, 180 डिग्री। एक फार्मूला ये होता है भाई, इनमें से कुछ ही निकाल लो आप। बाह्य कोण निकालोगे तो 180 में से घटा देना, अंतः कोण आ जाएगा। पांचवा फार्मूला ये। और छठा फार्मूला एक होता है भाई, जिस पे प्रश्न तो नहीं दिखा, हो सकता है आ जाए। पॉलीगन के ये 6 फार्मूले हैं और हर पेपर में इसका प्रश्न है। तो छठा जो फार्मूला होता है ना, वो होता है विकर्णों की संख्या। जो भी पॉलीगन है बहुभुज दे रखा है उसमें विकर्णों की संख्या कैसे निकालें, तो विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n-3 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n इंटू n-3 बटे 2। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। ये 6 ही फार्मूले हैं भाई पॉलीगन के, और सारे प्रश्न इसी पे हैं। हर पेपर में, हर शिफ्ट में एक प्रश्न है इसका। तो एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, अब प्रत्येक अंतः कोण का मान 150 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, ये दे रखा। प्रत्येक अंतः कोण होता है n-2 इंटू कितने डिग्री, 180 डिग्री, और बटे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो बराबर दे रखा है प्रत्येक अंतः कोण, ये प्रत्येक अंतः कोण आ गया, और कितने डिग्री दे रखा है, 150 डिग्री दे रखा है। अब भाई 150 डिग्री दे रखा है, तो 1 0 से तो 1 0 काट दो, 3 से कट रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और 3 से कट रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो इसकी गुणा करेंगे तो 6n, और -6 दूनी कितना आ जाएगा 12, बराबर ये कितना आ जाएगा 5n। ठीक है, 5n इस साइड आएगा, 6n में से घटेगा तो n, और -12 इस साइड जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 12। n क्या होता है, भुजाएं। तो ये जो बहुभुजाएं इसमें 12 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं। एक छात्र ने परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए यदि उसने 5 विषयों में 4 में एक 78, एक 70, एक 62 और एक 65% अंक प्राप्त किया, तो 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो ये तो अवरेज का प्रश्न है भाई, एक तो अवरेज लग जाएगी इसमें। अवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग, और बटे क्या होगी, आंकड़ों की संख्या। बटे क्या हो जाएगी, आंकड़ों की संख्या। अब इसमें आंकड़ों एवरेज जो दे रखी है, टोटल 5 में कितने आए, 65%, और आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग 4 आंकड़े तो ये दे दिए, तो इन चारों का जोड़ और प्लस में 5वां निकालना है। इन चारों का जोड़ प्लस में 5वां कितना जाएगा x, और बटे में टोटल आंकड़े कितने हैं 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका ये है कि इनका डेविएशन 0 कर दो। अब डेविएशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा डिस्कस मैं नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। डेविएशन है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। एवरेज 65% है। एवरेज कितनी परसेंट है, 65% है। एक में आए 78%, दूसरे में आए 70%, तीसरे में आए 62%, और चौथे में आए 65%, और 5वें का बताना है। किसका बताना है, 5वें का बताना है। तो इसका डेविएशन 0 कर दो। डेविएशन मतलब ये 65 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। ये 65 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो +5 लिख देंगे। ये 65 से कम है तो माइनस क्या लिख देंगे, 3। ये 65 से ना ज़्यादा है ना कम है तो कितना लिख देंगे, 0। अब यहाँ पे डेविएशन क्या हो गया, 13 और 5 तो 15, 13 और 5 है 18, 18 तो प्लस के हो गए, 3 माइनस के हो गए। 18 प्लस के 3 माइनस के, तो प्लस के कितने ज़्यादा रह गए, 15 रह गए। ये प्लस के 15 खत्म कर दो, ये प्लस के 15 खत्म करेंगे ना,
तो यहाँ -15 हो जाएंगे, -15 होंगे, 60 65 में से -15 जाएंगे तो कितने रहेंगे 50%। तो जो एक विषय है ना उसमें कितने अंक आएंगे 50%। ये डेविएशन है। एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन करेंगे। एक तो ये तो काम कर सकता है 25 दिन में, और एक बी है ये काम कर सकता है 15 दिन में। एक टोटल काम मान लेंगे इनका। टोटल काम एक ऐसा काम मानेंगे जिसको 25 और 15 दोनों काट दें, तो टोटल काम मान लिया कितना 75। अब 75 काम है, 75 में से ये 25 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 करेगा 25, 75/25। ये 15 दिन में सारे काम कर सकता है, 75 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 8 काम करेंगे। आगे बोल रहा है दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। अब दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितने काम कर देंगे 40। मतलब 75 काम थे 40 हो गए, तो काम कितने रह गए फिर 35। और उसके पश्चात ए ने कार्य करना छोड़ दिया। ये ए है ना, ये बोला भैया मैं कार्य नहीं करूंगा, तो खाली कौन रहा फिर बी रहा। शेष रहे कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन है। अब शेष कार्य तो 35 रहा है, उसको बी करेगा। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 35 काम कितने दिन में कर देगा 7 दिन में। शेष काम बी कितने दिन में करेगा 7 दिन में कर देगा। 13 परिणामों का औसत 65 है। ये इस टाइप के प्रश्न भी आ रहे हैं, एवरेज के जो प्रश्न है ना ये हर शिफ्ट में ऐसे। 13 परिणाम जो है उनका औसत कितना दे रखा है 65 दे रखा है। यदि प्रथम 7 परिणामों का, तो 7 परिणामों का औसत दे रखा है कितना 62, और अंतिम 7 परिणामों का औसत दे रखा है कितना 67। तो ये बोला है भी सातवीं संख्या है ना वो बतानी है कितनी है। मतलब 1 से लेके 13 तक संख्या है, और पहले 7 का दे दिया और अंतिम 7 का दे दिया। जो 7वीं संख्या ना वो 2 बार काउंट होगी, और उसी का आंसर निकालना है। तो भी 2 बार काउंट हुई है 7वीं संख्या, वो कौन सी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देख लेना भाई 65 से 62 आया, 65 से 62 आया, तो मान लो 7वीं संख्या 65 ही है। 7वीं संख्या कितनी है 65 ही है, तो यहाँ एवरेज कम 3 औसत कम हो गया, और कितनी संख्याओं का हुआ 7 संख्याओं का। तो योग कितना कम हो जाएगा 7 या 21। यहाँ पे 65 से 67 हो गया, मतलब औसत 2 बढ़ा है, और कितनी संख्याओं का बढ़ा है 7 संख्याओं का। तो योग कितना बढ़ेगा फिर 14 बढ़ेगा। अब इनका 65 है, माइनस के 21 है, और माइनस के कितने हैं ये प्लस के 14 है, तो यहाँ तो माइनस के 7 रहेंगे, और माइनस के 7 65 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 58। जो 7वीं संख्या है ना वो कितनी है फिर 58 है। यदि एक बंटन का माध्य का क्रमशः 60 और 48 है, तो बंटन का बहुलक बताना है। तो ये स्टैटिक्स का प्रश्न है भाई, और स्टैटिक्स में एक रिलेशन होता है इनमें, बहुलक है। बहुलक को बोलते हैं मोड भाई, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब 3 मीडियन मोड होता है बहुलक। इस बहुलक की तो वैल्यू निकालनी है, मीडियन होती है माध्य का। तो माध्य का दे रखी है इसने कितनी 48, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 48। ये फार्मूला है भाई, याद ही रखना पड़ेगा, ये स्टैटिक्स में ये फार्मूला है, ठीक है। और स्टैटिक्स करवा रखी है अभी हमने। और अपना जो ये ऐप है ना एकलव्य क्लासेस लर्न टू ग्रो, ये ऐप डाउनलोड करना, उस पर सारे जो है अलग अलग आपको कोर्स मिल जाएंगे भैया। स्टेट का लेना हो, या सीटेट का लेना हो, या HSSC का लेना हो, या फिर SSC का कोई बैच लेना हो, और अलग अलग अगर सब्जेक्ट के भी लेने हैं ना, अलग अलग जैसे साइंस का लेना हो, मैथ का लेना हो, तो अलग अलग नाम मात्र फीस में आपको ये कोर्स है मिल जाएंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें भाई करवा रखी है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और इसमें मीन मध्य होता है, मीन की वैल्यू दे रखी है 60, तो 2 गुणा कितना आ जाएगा फिर 60 आ जाएगा। अब 48 और 3 की गुणा तो होती है 144 माइनस 120, 144 माइनस 120 कितना आ जाएगा 24। तो बहुलक आए वो कितना आएगा फिर 124 आएगा। एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, अब ऊंचाई बतानी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 3/4 4a²। ये क्षेत्रफल है, और ऊंचाई क्या होती है 3/2a भुजा होती है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऊंचाई बतानी है, तो भुजा 6 दे रखी है, तो मतलब a की वैल्यू 6 दे रखी है, तो गुणा क्या कर देंगे 6, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर।
शब्द इंजीनियर, शब्द इंजीनियर में अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। एक इंजीनियर कोई शब्द दे रखा है ENGINER, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जब भी ये शब्द बनाने हो ना कोई किसी शब्द से, तो पहले शब्द गिन लेना भाई कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे शब्द बनाए जा सकते हैं कितने, 8 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक काम और करना पड़ेगा, जो शब्द रिपीट हो रहे हैं ना वो वापस कम करने पड़ेंगे। अब रिपीट हो रहे हैं, एक तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, 2 बार आया है तो क्या बटे में क्या कर देंगे 2 फैक्टोरियल। और एक इसमें क्या ई भाई 3 बार आया है, एक ई ये रहा 3 बार आया है, ई तो बटे में क्या कर देंगे फिर 3 है फैक्टोरियल कर देंगे। और एक इसमें रिपीट हो रहा है एन, एन 2 बार आया है तो बटे में क्या कर देंगे 2 फैक्टोरियल। इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब 8 फैक्टोरियल को तो ऐसे लिखेंगे भाई, 1 से लेके रेगुलर गुणा है ये, 1 से लेके रेगुलर गुणा है, कहाँ तक गुणा है ये 8 तक गुणा है। और बटे में 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे 1 से लेके 3 तक गुणा, और गुणा में 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे फिर 1 से लेके कहाँ तक गुणा 2 तक। इतने आएंगे तो 1 से 3, तो 1 से 3 ये कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 2, 5 और 2 की गुणा कितनी आएगी फिर 10 आ जाएगी। 10 और 6 की गुणा 60 आ जाएगी, 60 और 7 की गुणा 420 आ जाएगी, 420 और 8 की गुणा करनी है तो 8 0 0 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 1 कितना आ जाएगा 33। तो इस इंजीनियर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 3360 शब्द बनाए जा सकते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण है, कोई त्रिभुज दे दी भाई, ये कोई त्रिभुज दे दी, ये बोला त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है, एक कोण 50 डिग्री का है तो ये मान लेंगे एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, मान लो ये कोण भी दे दिया 50 डिग्री का, तथा शेष दोनों कोणों का अंतर कितना है 30 डिग्री है। तो दोनों में से छोटा कोण बताना है। ये जो शेष दोनों कोण बचेंगे ना, इनका डिफरेंस दे रखा है, और इनका डिफरेंस कितने डिग्री दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो इनका डिफरेंस 30 डिग्री दे रखा है, तो इस कोण को तो x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे y। तो एक इक्वेशन ये दे रखी है x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। और जब तीनों कोण जो होते हैं ना, तीनों कोणों का योग, एक तो x, एक प्लस में y और एक प्लस में कितने डिग्री 50 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी फिर 130 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तो 2x आएगा, 2x बराबर कितना आएगा 160 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा फिर 80 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू तो आएगी 80 डिग्री। अब 50 और 30 80, 80 130, 130 तो हो गए, और ये कितना बचा है फिर 50 डिग्री, 180 डिग्री पूरे हो जाएंगे। छोटे कोण का मान बताना है, तो छोटे कोण कौन है, छोटा कोण तो भाई 50 वाला ही है 50। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं। कोई कार्यालय है उसमें कुल जो कर्मचारी है ना उनका 3/5 भाग तो महिलाएं हैं और शेष क्या है पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग, ये तो टोटल का दे दिया भाई, और महिलाओं का 2/9 भाग, महिलाओं का कितना 2/9 भाग है, तथा पुरुषों का 1/4 भाग, पुरुषों का कितना 1/4 भाग अनुपस्थित है, अब्सेंट है। तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, वे कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग है अब्सेंट है वो बताना है। जब भी ऐसे फ्रैक्शन आ जाए ना, जब भी ऐसे फ्रैक्शन आ जाए तो कुल कर्मचारी मान लेना, और मानने का एक तरीका होता है भी, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेना आंसर आ जाएगा, लेकिन मानने का एक तरीका होता है कि 5, 9 और 4 जिसको काट देना वही संख्या माननी है। अब 5, 9, 4 जिसको काटेंगे उसको एलसीएम बोलते हैं, तो 20 और 9 की गुणा 180 मान लेना भाई। टोटल कर्मचारी है ना 180 है, ये बोल रहा है उसमें से 3/5 भाग महिलाएं हैं, इसकी 3/5 भाग, इसकी 3/5 भाग क्या है महिलाएं हैं। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 दिया कितना आ जाएगा 108। ये बोल रहा है जो 108 है ना वो तो फीमेल है, और टोटल 180 है, टोटल 180 है तो बाकी कितने बच गए फिर 72 बच गए, और 72 बच गए फिर ये क्या है पुरुष है, मेल है, ठीक है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग, महिलाएं कितनी है 108, और इसका 2/9 भाग, इसका 2/9 भाग कैसे निकालेंगे, 9 से काटेंगे तो 12 निमा 108 और कितनी आ जाएगी 24,
मतलब 24 महिलाएं, और पुरुषों का 1/4 भाग, पुरुष कितने हैं 72 है, और इनका 1/4 भाग है, 1/4 भाग कितना आ जाएगा 18। ये अनुपस्थित है, मतलब पुरुष है ना वो तो 18 अनुपस्थित है, और महिलाएं कितनी अनुपस्थित है 24। कुल कर्मचारियों का, अब कुल कर्मचारी तो कितने लिए हैं हमने, कुल कर्मचारी 180 लिए हैं। कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, कौन सा भाग अनुपस्थित है, 24 तो होगी महिलाएं और 18 हो गए पुरुष, तो 24 और 18 कितने हो जाएंगे 42। ये अनुपस्थित है, 42 अनुपस्थित है 180 में से, 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 180 में से कितने अनुपस्थित हो गए 42। तो 7 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा तो 7, और 6 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 30। तो 7/30 भाग क्या हो जाएगा फिर अनुपस्थित। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलियां बनाई जाती है। तो छोटी गोलियों का क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। ये प्रश्न भी हर शिफ्ट में है भाई, जब भी संख्या निकालनी हो ना तो दो ही चीजें याद रखना, एक तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, या फिर आयतन दे रखा है तो एक बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। अब गोला दे रखा है भाई, धातु का गोला दे रखा है तो गोले का आयतन होता है। अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये तो बड़े गोले का आयतन ले लिया, और छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, मतलब इसकी रेडियस अलग होगी, बाकी सारा वही है। तो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो r क्यूब 9 सेंटीमीटर का, बड़ा गोला तो 9 सेंटीमीटर का है, तो 9 गुणा 9 r का क्यूब हो गया ये। और 0.6 सेंटीमीटर के छोटी त्रिज्या है, तो 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 3 पॉइंट है तो ऊपर 1000 लग जाएगा भाई। अब काटो इसको, कैसे काटोगे, काटेंगे तो ये आ जाएगा अपने 3 से काटेंगे तो 3 और 2, फिर ये 3 और 2, 3 और कितना आ जाएगा 2, ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 1000 को काटेंगे। अब 8 से 1000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 125, और 125 की गुणा करनी है किसके साथ है, पहले तो 3 के साथ कर लो, 3 के साथ करेंगे तो 375, और 3 तिया कितना 9, 375 की गुणा करनी है 9 के साथ, तो 9 5 कितना आ जाएगा 45, आंसर लगेगी 4, 9 7 63, और 4 कितना आ जाएगा 63, और 4 67, आंसर लगेगी 6, और 9 तिया 27, और 6 कितना आ जाएगा 33। तो 3375 छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। 32 नंबर, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग दे रखा है, 504 है। एक तो एलसीएम दे रखा है और एक क्या दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम को तो एच मान लिया और एलसीएम को कितना मान लिया एल मान लिया, और इन दोनों का योग 504 है। तथा लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 55 गुणा है। अब महत्तम समावर्तक मैं मान लेता हूँ एल एच ही है, तो जो लघुत्तम है ना वो इसका 55 गुणा है, इसका 55 गुणा है तो कितना हो जाएगा 55h, और दोनों का योग दे रखा है कितना 504। अब ये 56h आ गया भाई, 56h की वैल्यू कितनी आएगी फिर 504। अब इसको काटेंगे तो h की वैल्यू निकालेंगे, काटेंगे तो पहले तो 8 से काट लेना, 8 7 56, और 8 से काटेंगे तो 8 6 48, और 8 3 24, और 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो मतलब HCF की वैल्यू तो कितनी आएगी 9, और एलसीएम तो इसका 55 गुना है ना, तो 55 गुना कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये बोल रहा है एक संख्या 99। जब दूसरी संख्या निकालनी हो ना तो ये फार्मूला होता है भाई, N1 गुणा N2 बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF। यहाँ पे दूसरी यदि एक संख्या 99 दे रखी है ना तो N1 की वैल्यू 99 और N2 की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम आया अपना, एलसीएम आया 55 गुणा 9, और एचसीएफ एच की वैल्यू कितनी आई 9 आई। 9 से तो पहले काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 11, 11 से ये काट देंगे 5, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और 5 की गुणा कितनी 45। एक थैली में 2 रुपए, 1 रुपए व 50 पैसे के सिक्के हैं। एक कोई थैली दे रखी है, उसमें 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं भाई, 50 पैसे के सिक्के क्रम से ये सिक्के दे रखे हैं। सिक्कों का अनुपात दे दिया, ये अनुपात का प्रश्न है भाई। सिक्कों का अनुपात दे दिया, किस अनुपात में है 6 अनुपात है 7 अनुपात है 15। यदि थैली में कुल धन मतलब रुपए दे दिए, क्या दे दिए कुल रुपए दे दिए कितने 1590।
अब यहाँ तो रुपए दे दिए 1590 और यहाँ क्या दे दिए सिक्के, तो सिक्कों का कंपैरिजन रुपयों के साथ नहीं होगा भाई, सिक्कों के साथ ही होगा। अब रुपए दे दिए 1590 तो रुपयों का कंपैरिजन रुपयों के साथ होगा, तो इन सिक्कों के क्या बनाने पड़ेंगे, फिर रुपए बनाने पड़ेंगे। अब 2-2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, फिर 12 रुपए। 1-1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 7। 15, 50 पैसे 15 है तो 7.5 रुपए हो गए। अब टोटल रुपए कितने हो गए, 19 और 7 है 26.5। टोटल रुपए कितने हो गए 26.5, लेकिन टोटल रुपए दे रखे हैं इसने कितने 1590। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी भाई 26.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगा देंगे 10। काट लो भाई, पहले किससे काटेंगे, पहले 5 से काट लो इसको। 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 दिया 15। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 एकम है 5 और 5 8 40। अब 318 गुणा 10/53 आ गया। 53 से पूरा कटेगा भाई, ऐसी वैल्यू पूरी कटती है तो 6 पे कट जाएगा ये। 6 दिया 18, 6 5 30 और 1 31, तो 6 गुणा 10 कितना आ जाएगा 60। एक यूनिट की वैल्यू 60 आई है। अब जो भी पूछे ना वो यूनिट की वैल्यू इसमें रखनी है। 1 रुपए के सिक्के पूछे हैं तो 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 420। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 420। 3 वर्ष पूरा रमेश और सुरेश, एक तो दे दिया रमेश और एक दे दिया सुरेश। ये बोला है भाई 3 वर्ष पूरा। अब 3 साल पहले की बात हो रही है। 3 साल पहले इनका अनुपात था 5:9। 5 वर्ष बाद अब बात हो रही है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। तो सुरेश की वर्तमान आयु बतानी है। सुरेश की कौन सी आयु बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। अब यहाँ लिखते हैं इन दोनों के बीच का गैप, तो 3 साल पहले से तो किस पे आएंगे वर्तमान पे, वर्तमान पे आएंगे तो 3 साल तो ये हो गए और फिर क्या जाएंगे बाद में 5 साल ये हो गए, तो इनका गैप कितना आ जाएगा फिर 8 भाई। 3 साल पहले और 5 साल बाद का गैप कितना होता है 8 साल का। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे 25, 5 5 25 और 9 27। 27 में से 25 घटाना है तो कितना आ जाएगा 2। 8 या 24 और 8 50 40। 8 या 24 और 8 50 40। 40 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 8। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही है भी जो यूनिट की वैल्यू होती है ना वो ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं। अब सुरेश की बतानी है तो 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि सुरेश की वर्तमान आयु बतानी है। कौन सी आयु बतानी है वर्तमान, और ये जो 72 आई है ये कौन सी है 3 साल पहले। अब 3 साल पहले 72 आयु है तो वर्तमान में कितनी होगी फिर 75। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 75। x प्लस में 1/x बराबर 4। ये प्रश्न भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, या तो पावर 2 पूछ रहा है या पावर 3 पूछ रहा है और या पावर कितनी है 4 है। अब 4 पूछ रहे हैं ना तो पहले तो इसका सुकेर कर देंगे। 4 का सुकेर करेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे कितना 14। तो ये तो एक बार ये वैल्यू किसकी आएगी, ये वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14। लेकिन हमें चाहिए वैल्यू किसकी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोबारा स्क्वायर करेंगे तो दोबारा स्क्वायर करके क्या कर देंगे 2 घटा देंगे तो 196 में से 2 जाएंगे। 196 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा फिर 194। 5 बच्चे जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे है, 5 बच्चे दे रखे हैं और उनकी आयु का जो अंतराल दे रखा है ना वो 4 वर्ष दे रखा है। मतलब पहला बच्चा x साल का है तो दूसरा होगा x प्लस 4 का, भाई 4 साल का अंतराल है। तो तीसरा होगा x प्लस 8 का, फिर चौथा होगा x प्लस 12 का और पांचवा होगा x प्लस 16 का की आयु का योग। इनकी आयु का योग 55 दे रखा है। अब x x x ये जोड़ेंगे तो ये तो 5x आ गया और प्लस में ये जोड़ेंगे 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 16 कितना आ जाएगा 40 और इनका योग दे रखा है कितना 55। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा 40 उस साइड जाके घटेगा 15 तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x बराबर 3 आ गया तो एक बच्चा तो 3 साल का है। ये बोल रहा है सबसे बड़ा बच्चा की आयु, सबसे बड़ा बच्चा तो ये रहा ना x प्लस 16 बड़ा, और x की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 16 कितने साल का हो जाएगा 19 साल का। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40, 75 से भाग हो। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए जो 15, 25,
40 और 75 से भागो। पहले तो गुणनखंड करने हैं भाई, इसके डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 3, पहले 3 से भाग। देखो 9 और 4 13, 3 से भाग नहीं हो रही। 9 और 9 18, ये 3 से भाग हो रही है, उत्तर हो सकता है। ये 3 से भाग हो रही है, उत्तर हो सकता है। 9 8 17, ये 3 से भाग नहीं हो रही, उत्तर है नहीं हो सकता। अब आंसर तो जो है ना इन दोनों में से है। अब 5 से, ये दोनों 5 से भी भाग हो रही है। 25 से देखेंगे तो लास्ट में डबल जीरो है, 25 से भी भाग हो रही है। अब 40 देखेंगे, 40 क्या होता है 8 पंजा 40। अब 8 से भाग देखेंगे, और 8 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से भागो। इसके अंतिम 3 अंक कितने 900 है, इसको 8 से भाग करेंगे। 8 एकम 8, 1 10, 8 एकम 8 2 20, 8 दूनी 16, शेष बच गया भाई। कितना शेष बच गया 4 बच गया। तो ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी, तो तीनों ऑप्शन कट गए। तो आंसर क्या आ जाएगा 9600। ये दे रखा है भाई √5 x - 3 प्लस में 3 √5 प्लस में 2 हो तो x का मान निकालना है। सिंपल प्रश्न है भाई। तो ये दे रखा है √5x, √5 और x, ये -3 है, ये उस साइड लेके जाओ। उस साइड लेके जाएंगे तो -3 क्या हो जाएगा फिर +3। अब +3 हो जाएगा तो उस साइड क्या रहेगा फिर 3 √5 और 2, तो ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे प्लस में 5। ये बोला है x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू x की। जब भी x की वैल्यू बतानी है तो ये √5 नहीं होना चाहिए अपने पास। √5 नहीं होना चाहिए, तो इसको भी तो किससे भाग कर देंगे √5 से, और इसको भी किससे भाग कर देंगे √5 से, और इसको भी किससे भाग कर देंगे √5 से। तो √5 से तो √5 कटेगा। अब √5 से √5 कटेगा तो यहाँ तो खाली x रहेगा, और √5 से √5 कटेंगे तो यहाँ 3 रहेगा। और इसको देखना भाई, नीचे रूट होता है ना तो वो हमेशा खत्म करना पड़ता है। हमेशा खत्म करेंगे तो इस ऊपर वाले 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ √5 गुणा √5, और बटे में क्या दे रखा है √5। √5 से √5 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर है √5। तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस में √5, ये 38। ये 38 ही प्रश्न थे भाई इसमें 2021 में एचटेट के पेपर में। तो इससे नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।